बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में जो है इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हम भी आज मनाएंगे, क्योंकि जब पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है तो हम भी उसी दुनिया का हिस्सा हैं, हम भी मनाएंगे। मगर मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम किस तरीके से मनाएंगे। क्या ये जो इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन जो है ये हमें मनाने का हक़ है? क्या हम मना सकते हैं? और अगर हम मना सकते हैं तो फिर किस तरह मनाएं? क्या ये चीज़ें हमें मुयस्सर हैं? क्या हमें इंसाफ, जस्टिस की जो बात करते हैं, क्या ये हमें मुयस्सर है हमारे मुल्क में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस मुल्क में इंसाफ ही नहीं है, जिस मुल्क में आप बात नहीं कर सकते, जिस मुल्क में आप अपना हक हासिल नहीं कर सकते, अपने हुकूक के लिए फ़ाइट नहीं कर सकते, उधर हम आलमी दिन मनाएंगे। जिधर हमें साफ़ पीने को पानी नहीं मिलता, वहाँ पर हम इंसानी हुकूक का आलमी दिन मना रहे हैं। ऐसे ही है, अमन व अमान नहीं है हमारे मुल्क में। बड़ी तकलीफ़ों में हम, हर तरफ से हमें खौफ रहता है, डर रहता है, हम परेशान रहते हैं इसी डर व खौफ में, क्योंकि अमन व अमान का सुकून हमें मुयस्सर नहीं है। अगर हम एजुकेशन की बात करें कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हैं इस मुल्क में, तो हमें तालीम का वो निज़ाम नज़र नहीं आता, हमें वो पैटर्न ही समझ नहीं आता कि हम अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, जो एजुकेशन हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में बाकी जो ममालिक हैं उनका भी मुकाबला करें, हमारे बच्चे खड़े हों, हम किस तरह करेंगे? हमारे पास अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिसमें लैक करते हैं, ख़ास तौर पे एजुकेशन, जिससे हमने आगे बढ़ना है। अगर हम सबसे ज़्यादा बहुत सीरियस होकर बात करें तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत है हमारे पास। हेल्थ इश्यूज़ इसलिए क्योंकि हमारे पास हमारी हेल्थ के भी निज़ाम जो हैं वो कोई ठीक नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हम ऐसे इदारों की बात करें, हम ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनको अगर हम ठीक करने की बात करें तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है अस्पतालों में, हमारे पास बेड्स ही पूरे नहीं होते। मरीज़ लाइन में खड़ा होता है कि ये बेड खाली होगा तो फिर इसके बाद उसकी बारी होगी। तो हमारे पास हेल्थ तक का निज़ाम जो है, सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। तो हम जो है फिर भी इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन मना रहे हैं। मगर खैर, मनाइए, हम भी यही दुआ के साथ आगे बढ़ते जाएंगे कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों तरसों, किसी दिन तो हमें ये सुख का सांस मिलेगा कि हम सारे जो फाइटर्स हैं मिलकर अपने मुल्क को उस मुकाम पे लेकर आएंगे, उस जगह पे लेकर आएंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें फ्री ग्राउंड मुयस्सर होंगी, एजुकेशन फ्री होगी, हमारे खाने पीने का निज़ाम सही होगा, हमारी सेहत का निज़ाम सही होगा, हमें साफ़ पीने को पानी मिलेगा, हमें अच्छी ग़िज़ा मिलेगी और फिर सुकून मिलेगा। वो कहते हैं ना, कभी तो रोशनी होगी इन अंधेरों में। आज हमारे पास जो टॉपिक है सबसे पहले जिस पर हम यहाँ पे बात करेंगे वो है, हम लैब टेस्ट जो होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली आपको पता है हम किसी लैब में टेस्ट कराने की बात करते हैं। अगर हमें कोई डॉक्टर तजवीज़ कर देता है तो वो टेस्ट अगर हमने अपनी मर्ज़ी से किया, कांचों से कहीं करवा लिया और जाके हमने डॉक्टर को वो रिपोर्ट दी, तो डॉक्टर कहता है इसकी तो रिपोर्ट हम नहीं मानते। या फिर हम कोई किया हुआ टेस्ट और कहीं जाके सजेशंस के लिए किसी और डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि हमारा ये मसला निकला है, ज़रा उसको देखिएगा, तो आगे से कहते हैं हम तो उन लैब्स के टेस्ट नहीं मानते। और फिर वो अपनी ही कोई लैब बताते हैं जहाँ पर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पर उनका किया कांचा पांछा फिट होता है और वो वहाँ पे भेज देते हैं कि जाके टेस्ट कराओ। और वो जो एक टेस्ट से कहानी पता चल जानी होती है कि डायग्नोस करके कि बीमारी क्या है, तो वो जनाब वहाँ पे 50 कोई टेस्ट लिख दिए जाते हैं जिनको करा के तो डॉक्टर को देने होते हैं। और वो आपस में उनका जो एक कनेक्शन ब्रिज बना हुआ खाता है, वो जो दिहाड़ियों का, वो आपस की इनकी बनी हुई होती है, बीच में वो जो बीमार इंसान है वो पिस जाता है। आज इस चक्की में सारे मैं आप हम सब पिस रहे हैं, मगर आगे नहीं पिसेंगे क्योंकि हम आवाज़ उठाएंगे सोशल मीडिया पे इस चीज़ की और हम जानेंगे कि वजूहात क्या है, ये टेस्ट क्यों इतने लिख के दिए जाते हैं जिस चीज़ का कोई जड़ और किसी की कोई चीज़ ही नहीं होती कि जाके उस टेस्ट से पता चलेगा। एनीवे, हमारे पास जो बात करने के लिए ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं वो डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह हैं और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमारे पास हैं हेड ऑफ पैथोलॉजी।
बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल आपका? ठीक ठाक सजाद साहब, आप मेरा साथ दीजिएगा आज, क्योंकि ज़रा सवाल कुछ इस किस्म के हैं। मैं चाहूँगी कि आप इन सारों के जवाब हमें दें और बताएं कि ये सब वजूहात क्यों होती हैं कि पाकिस्तान में हर लैब का जो टेस्ट है एक तो वो मुख्तलिफ होता है, उसका रिज़ल्ट वो एक क्यों नहीं आता, इसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। नहायत अहम टॉपिक और पब्लिक को इन चीज़ों का नहीं पता होता अमूमन कि लैब टू लैब वेरिएशन क्यों आ रही है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ अवामिल है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता। अब एक लैब कौन सी किट इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, उसकी जो आपकी एक्सपर्टीज़ कौन सी है, उनकी मैन पावर कौन सी है, उसके पैथोलॉजिस्ट जो रिपोर्टिंग है उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और साथ जो मशीन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करती हैं आपके टेस्ट के रिज़ल्ट्स के ऊपर। अब इनमें 3-4 एरर्स आती हैं। एक होती है परी एनालिटिकल एरर, जो आपने मशीन पे लगाने से पहले आपने सैंपल लेने से लेकर मशीन तक का सफ़र, फिर आगे मशीन के अंदर जो प्रोसेस करती है, उसके बाद फिर रिज़ल्ट बनाने तक जो आपको एक पेपर की फॉर्म में एक रिज़ल्ट मिलता है। आजकल लैब ऑटोमेशन है, बड़ी बड़ी लैब्स पूरी दुनिया में लैब ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, जिसके ऊपर कम से कम वो कर कि ह्यूमन फैक्टर कम से कम रखा जाए। उसका काम सिर्फ इतना हो कि आपने ब्लड लेके एक पूरी ट्रे है जिसके अंदर 40 के अराउंड आपकी वो क्यूबिट्स चल रही हैं और वो रन करती जाती है टर्न बाई टर्न। उसमें ह्यूमन फैक्टर कम से कम होता है, जैसे कहते हैं फुली ऑटोमेटेड है, कुछ सेमी ऑटोमेटेड है और कुछ मैनुअल है। लेकिन अभी हमें अब टाइम लगेगा फुली ऑटोमेशन पे हर लैब पे जाने पे। गवर्नमेंट अपने लेवल पे काफ़ी पैसा भी लगा रहे हैं, उनकी कोशिश भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, इवन RHC BHU तक के हम बेसिक लैब सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। अब जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि लैब टू लैब वेरिएशन क्यों आती हैं, इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपने जो सैंपल लिया कितने देर पड़ा रहा और उसके बाद आपने रन किया। जैसे शुगर का जो सैंपल है ये इमीडिएटली रन कर देना चाहिए। अगर आपने सोडियम फ्लोराइड उसका एक मीडियम जिसको आप ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ से लें फैसलाबाद से लिया लाहौर आना है, तो विद इन 6 आवर वो आ जाना चाहिए और आपको रन कर देना चाहिए, अगर आपने उसके अंदर वो केमिकल डाला हुआ है। अच्छा। अब कई लैब्स के जो टेक्स हैं या आप समझ लें कि उनको नहीं पता होता कि ये वाला हमने उसके अंदर डाला हुआ भी नहीं, सोडियम फ्लोराइड नहीं डाला हुआ, तो वो आपका शुगर लेवल कम दिखाएगा। ठीक। मतलब एक बंदा डायबिटीज़ के पेशेंट है, उसका सपोज ने रात को खाना भी खाया हुआ, कहते नहीं मेरा यूजुअली 140-150 फास्टिंग आता है, आज मेरा 90 कैसे हो गया, मैंने दवा भी नहीं खाई, तो दैट इज़ एरर, वो गलती आ रही है। अच्छा। वो लैब के एंड के ऊपर एरर आ रही है। इसी तरह किट्स होती हैं जो आपने बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख के फिर वो आपने रिएजेंट्स उसके साथ मिक्स करके फिर लगाने होते हैं। सर मगर आवाम को कैसे पता चलेगा कि इस लैब की जो टेस्ट है, इसकी जो मशीन्स है उनमें ये एरर आ रहे हैं? अब वो तो टेस्ट कराने जा रहा है बंदा, बाहर तो ऐसे ही बोर्ड लगे हैं टेस्ट कराएं, ये कराएं, वो कराएं, और बहुत से ऐसी जगहें जहाँ पे लोग बड़ा रिलायबल होकर टेस्ट करवा रहे होते हैं, मगर और बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, मगर डॉक्टर्स नहीं मान रहे ना। डॉक्टर्स कहते हैं नहीं इस लैब का टेस्ट, तो ये हर लैब का टेस्ट जो आप कह रहे हैं मुख्तलिफ है, ये आवाम को कैसे पता चलेगा, हमें कहाँ से पता चलेगा? देखिए, हेल्थ केयर कमीशन एक पंजाब के अंदर बना हुआ जिसका काम है क्वालिटी कंट्रोल चेक करना हर लैब की। अब उनका काम ये नहीं है कि महीने में एक बार विज़िट करें, दे शुड विज़िट, मतलब स्पॉन्टेनियसली विज़िट करें, सरप्राइज विज़िट करें और देखिए क्या क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस उस लैब ने मेंटेन किया हुआ है। अच्छा। अब क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि इंटरनल आपने लगा लिया, सपोज किसी नॉर्मल बंदे का सैंपल लगाया, उसके साथ आपने उसको कंपेयर कर लिया कि इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है 14 होना चाहिए, तो इसका भी जो हमने लगाया अराउंड नॉर्मल ही आना चाहिए। अगर कोई बीमार है जिसको एनीमिया, उसको तो डेफिनेटली कम ही होगा, लेकिन जो अनीमिक लग रहा है आंखों से, चेहरे से कि इसका खून कम है, उसका अगर 14 आ रहा है तो आपकी लैब एरर 100% दे रही है। आप अपनी मशीन और किट्स को रिविज़िट करें, इसके ऊपर उस लैब को या तो बंद करवाएं आकर, जो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हुई। अब ये उसके ऊपर लिख देना चाहिए कि इस लैब के ऊपर इन सर्विसेज की वजह से बंद किया जाए। जैसे LDA सील करती है ना बिल्डिंग्स को, इलीगल, इसी तरह इलीगल लैब्स जिसके अंदर आपने एक बंदा देखा वो मैट्रिक पास है, जिसने लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी नहीं किया हुआ, वो एक लैब रन कर रहा है और सिर्फ ये इस बेस के ऊपर कि मैंने ये सीखा था उससे कि कैसे करते हैं। और फिर ये देखिए कि साथ आपके जो क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट बैठा हो, क्या उस लैब के अंदर सुपरविजन देता है 2 घंटे या 3 घंटे की, या खाली नाम लिखा हुआ है। ये मेजॉरिटी जो मशरूम ग्रोथ लैब की हस्पतालों के बाहर आती है, उसके साथ यही होता है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि डॉक्टर्स का उसके साथ होता है कि इस लैब से ही कराएं, वो एक इल प्रैक्टिस है, मेल प्रैक्टिस है, जिसको मैं भी डिस्करेज करता हूँ कि ये इसके ऊपर 40% मिलेगा अगर मैं रेफरल देता हूँ, तो ये एक गैर कानूनी चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ लैब्स की रिपोर्ट्स का फ़र्क आता है, क्या ये मरीज़ के लिए कोई संगीन मसाइल भी पैदा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सपोज अगर कोई गाउट का मरीज़ है,
यूरिक एसिड जिसमें बढ़ जाता है, उसके लिए दवा खाता है। हाँ। वो उसके लिए गोश्त भी खाना शुरू हो गया, सारा भी खाना शुरू हो गया, उसके बावजूद उसका आप निकाल रहे हो कि 5 आ रहा है आपका, जो कि 7 से यूजली ज़्यादा होता है। जिनके अंदर गाउट के पेशेंट, जिन मतलब ज़्यादा गोश्त खाने से या दालें खाने से आता है, अगर उसका कम आ रहा है तो वो एक दवा अपनी खाना बंद कर देगा, तो मेरा तो नॉर्मल हो गया। हाँ, ठीक बंदे है, को तो यही और उसके लगेगा। पाँव में सोजन भी आ रही है, वो समझेगा नहीं ये गाउट की वजह से नहीं, किसी और की वजह से। इसी तरह शुगर कंट्रोल स्ट्रिक्ट चाहिए। इंसुलिन लगा रहा है, उसकी आप शुगर नॉर्मल दे रहे हो मुसलसल 110 के ऊपर या 100 के ऊपर डेली की आ रही है, वो इंसुलिन के डोज कम कर देता है, असल में तो शुगर बड़ी होगी, किसी टाइम वो 400 तक और वो जा जाके सकती है। किडनी भी डैमेज जी कर जी, सकती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई किडनी, अपनी ब्रेन, आईज और साथ डायबिटिक कोमा तक भी चले जाते होते हैं जब ये शुगर का अपना परहेज नहीं करते। ऐसा ही है। इसी तरह कई मरीज ऐसे हैं जिनको आपने डे टू डे इनके प्लेटलेट्स मॉनिटर करने, जो अंदर दाखिल भी हुए हैं या जो ITP के मरीज हैं, जिनको हमने देखना है कि स्टीराइड की डोज कितनी देनी है। अगर प्लेटलेट आपने 50,000 तक उसके मेंटेन करने हैं, अगर आपकी मशीन या लैब मुसलसल उसकी 80-90 दे रही है तो वो अपनी डोज कम कर देगा ना, कि मेरे तो प्लेटलेट नॉर्मल की तरफ जाना शुरू हो गए, मैं 6 गोलियों के बजाय मैं 2 संगीन मसाइल में जाके बिल्कुल पेशेंट। और इसी तरह सर हीमोग्लोबिन एक ब्रेक लेंगे, जी, उसके sure। बाद हम इसी लैब के ऊपर ही बात करेंगे। आज हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं आपके सामने, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, किसी लैब का रिजल्ट आपका ऐसा आया, और यही जो भी बातें जिस टॉपिक पे हम कर रहे हैं, किसी डॉक्टर्स के थ्रू आपको इतनी सारी टेस्ट और रिपोर्ट्स करवानी पड़ गई हैं, तो फिर आप हमें बताइए ना, चुप क्यों है। अवेयरनेस प्रोग्राम है। चलिए जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आज हम लैब टेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कॉल करके प्रोग्राम में। सज्जाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो एक बता दिया जाता है ना कि 6 महीने के टेस्ट चाहिए, और ये बाहर से आई है ये सारी रिसर्च जिसमें कहा जाता है कि 6 महीने की रिसर्च में CBC टेस्ट होना चाहिए, ये बाकी और शुगर टेस्ट होने चाहिए, ऑल दैट LFT एंड ऑल। तो ये जो फाइल बनाई जाती है, ये हर आम इंसान को ज़रूरी है, ये करवाना चाहिए? देखिए, 50 साल से ऊपर कोई शख्स है ना, और उसको अगर छोटी मोटी कोई बीमारी लगी हुई है तो वो तो करवा ले। 50 ईयर्स से बिलो जो हेल्दी पर्सन है उसको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जिसने अपनी डाइट बेहतर रखी है, जो प्रॉपर वॉक करता है, जिसको फैमिली हिस्ट्री भी कोई नहीं है। फैमिली हिस्ट्री मुराद फादर मदर में से कोई कार्डिक पेशेंट, कोई डायबिटिक हो तो वो तो करवाए। HbA1c एक 3 महीने का एवरेज टेस्ट होता है। अच्छा, ठीक है, वो जिनको है कि फैमिली हिस्ट्री पर ही डायबिटीज़ देखने के लिए करवा लें, लेकिन अपनी डाइटरी हैबिट पहले ठीक कर लें। ठीक है। अगर आपने मीठा भी खाना नहीं छोड़ना और मैदा भी उतना ही इस्तेमाल करना है और नान भी खाने हैं और चलना भी नहीं और सेडेंटरी, फिर आप ज़रूर अपनी शुगर भी लेवल हफ्ते में एक बार फास्टिंग करवा लिया करें। ठीक है। अगर वो भी नॉर्मल आ रही है तो HbA1c 3 महीने का आपका एवरेज बता देता है। अच्छा, वो आपके 6.2 से नीचे या 6.4 से नीचे हो, मतलब 5.7, ठीक है, इससे लेके 6.2 6.3 के रेंज में हो। अच्छा, तो ये आप आते हो परी डायबिटीज़, इट शुड बी बिलो 5.7। 5.5 तक है तो वेल एंड गुड, आपकी इस जोन में नहीं गए हो, आपका बेहतरीन है। आप अपनी वॉक करो, आपकी शुगर बर्न हो रही है, आपकी कैलोरीज कम है। अब क्या फैटी लिवर का भी रिवाज है ना, आप फैटी डाइट भी कम रखें। बाकी जो आपने क्वेश्चन किया कि कौन कौन से करवाने चाहिए, वो अगर कोई ट्रेमर आ रहे हैं, किसी को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, पहले डॉक्टर को चेक कराए। वो पहले होता था डॉक्टर साहिबान कंप्लीट हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन ले के फिर टेस्ट लिखते थे कि आपको ये ज़रूरी टेस्ट करवा लें। उसमें से एक बड़ा छोटा नैरो सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाता था कि इसमें से एक डिजीज़ पिक करनी है। अब हमारे माजरत के साथ जो जनरल फिजिशियन या GPs या फैमिली फिजिशियन जो होते हैं ना, वो एक पूरी लिस्ट दे देते हैं कि ये टेस्ट आप सारे करवा लें। उनमें से एक एब नॉर्मल आ गया तो फिर उसको पकड़ लेंगे, बाकी तो आपके नॉर्मल है, जब ज़रूरत ही नहीं है। कौन से टेस्ट के CBC जो आप ना 6 माह बाद भी करवा लो तो सफिशिएंट होता है। आपने उसके अंदर देखना है कि प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, WBC काउंट, ये आपके हर महीने कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गैर ज़रूरी है। इसी तरह LFTs भी हर महीने कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके ये गुर्दे के टेस्ट RFTs भी हर महीने कराने की ज़रूरत नहीं है। 50 साल से ऊपर बंदा जिसको कोई थोड़ी कोमॉर्बिडिटी, समझ लेंगे कि हाइपरटेंशन का माइल्ड सा शिकार है, तो वो ये चीज़ें साथ करवा ले। गुर्दे के टेस्ट ज़रूर करवाए, ब्लड प्रेशर डेली मॉनिटर करवा ले, उसका लैब टेस्ट से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कुछ टेस्ट जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, आपको पता है, फ्यू 100 रुपीज़ इस तरह की चीज़ों में हो जाते हैं, 200 250 300। वहाँ पर अब जैसे डॉक्टर ने किसी ने लिख के दे दिया है कि ये वाला टेस्ट करवा लो, वो बंदा जाता है टेस्ट करवाने के लिए, तो नाल वहाँ पे वो भी रिक्वेस्ट करना शुरू हो जाता है, यार मेरे गुर्दों का भी टेस्ट कर दो, यार मेरा ये टेस्ट भी कर दो। ठीक है, तो अब अगर किसी कम कीमत पे है या थोड़ा सा फ्री है किसी चीज़ का, तो वो ये फ़ायदे भी उठा। अब उसको तुम्हें गुर्दों को कोई मसला नहीं तो टेस्ट क्यों करवा लो? ऐवें ही भाई, क्यों ऐवें ही
ये भी तो मसले हैं। अब आपको पता है रश कितना होता है, हुजूम कितना होता है गवर्नमेंट अस्पतालों में। तो इन सब मामलात में देखें, मुझे लगता है कहीं कहीं आवाम भी जो है ना पैनिक हुई हुई होती है फजूल में। भाई जिस चीज़ का तुम्हारा काम नहीं है, वही बात है कि जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछ रहे हो? वो टेस्ट करा के तुमने करना क्या है? करना क्या है? वो तो डॉक्टर को भी दिखाओगे तो केड़ा किसी काम का नहीं है। अमूमन तो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिस पे डॉक्टर ने स्टैंप लगा के किया हुआ है ना कि दिस टेस्ट इज़ रिक्वेस्टेड, ये वाला कर दें। अमूमन तो वो रिसेप्शन वाले एंटरटेन नहीं करते कि जी नहीं आपके कहने पर नहीं करना, पहले डॉक्टर से लिखवा लें। हाँ। अब डॉक्टर भी मेरा कोई वाकिफ़ है तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब ये भी ज़रा एंटर कर दें। डॉक्टर साहब ने मेरी फरमाइश पे कर भी दिया। अच्छा, दैट्स रॉन्ग। वो मेडिकली आप गलत काम कर रहे हो। एक बंदे को खाम खा प्रिक करवाना 3-3 बार के लिए, आप ये भी करवा लो फलाना भी करवा लो। आप बंदा कोई एनीमिक लग रहा है, जैसे मैंने पहले बात की खून की कमी को, उसका CBC करवा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेरिफेरल फिल्म करवा लें ठीक कि है। रेड सेल्स की हमने देखनी कि कोई वजह किस वजह से खून की कमी हो रही है। हाँ। वो तो बात समझ आ गई। बाकी कहो जी ना तुम्हें भूख भी ठीक लग रही है, तुम्हारे स्टूल का यूरिन का कलर भी ठीक है, आंखों का कलर भी ठीक है, तो फिर LFT क्यों? तुम्हारे जॉन्डिस भी नहीं है। हाँ, तो खामखा जबरदस्ती के करवा रहे हो? LFT भर चीज़। LFT मुझे और एक और चीज़ RFT। बताएं, ये जो डॉक्टर्स होते हैं मोस्टली, आज ये वाली बात पे हमने ज़रूर थोड़ा सा तवज्जो देनी है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जब हम क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स में जाके उनको अपनी किसी चीज़ के बीमारी के बारे में बताते हैं और डायग्नोस करवाने की कोशिश करते हैं कि देख लें क्या सिस्टम है, तो वो जो है ना वो जो 36 टेस्ट लिख के देते हैं जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं होता। तो क्या वो लैब टेस्ट जहाँ पे वो स्पेसिफिकली भेजे होते हैं कि इस वाली लैब में जाना है, उधर का टेस्ट हमारे पास माना जाता है, तो ये कह भी रहे होते हैं, तो क्या उनके साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका कोई लेन देन वाला कोई कहानी खाता होता है? तो बताएं ना। बिल्कुल मेल प्रैक्टिस और अच्छे बुरे हर माशरे में है। क्वैकरी पीरों में भी चल रही है, उलमा में भी चल रही है, इसी तरह डॉक्टरों में भी शरायत कर गई है। सॉरी टू से होता है, परसेंटेज कमीशन भी सेट होती है कि पर टेस्ट इतना मिलेगा। ये बात कड़वा सच है, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ, आप एक लैब वाले हैं, आपने और मैंने आपस में मुआहदा किया है कि आप अपने जो क्लाइंट से मेरे पास भेजेंगे तो मैं आपको इतने % का ऑफ दूंगा। अगर ये नहीं, इतने % क्लाइंट को नहीं दो ऑफ दूंगा, मुझे दूंगा, पैसे दूंगा। ओके, अच्छा मतलब अच्छा। मुझे अगर मैं रेफर कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, तो आपको फिर मिलेगा 100 रुपए का टेस्ट है तो 40 रुपए उसमें से आपके। अच्छा, ठीक है, तो ये वाली गलत बात वो एंड ऑफ द मंथ वो आपको पैसे देंगे पूरा, वो आपका लिखा होगा हिसाब, उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। मतलब डॉक्टर जो है एक टेस्ट किसी भी पेशेंट को देखने के बाद वो टेस्ट जो लिख के दे रहा है और कह रहा है इस लैब के मुझे, और वो ये भी कहता है स्टेप के आप लैब के टेस्ट मुझे ला के दो। जी, अगर कोई लैब का स्पेसिफिक नाम ले रहा है, हाँ लेते और हैं, साथ सारे लेते हैं, तो बस हाँ तो समझे कि है। एक होता है कि नहीं इस लैब में आपको अच्छी लैब को बता रहा हूँ, इसके अलावा इन 3 में से किसी से करवा लें, उसका ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि वो तीनों का तो नहीं उसके साथ ठेका होना ना। अगर एक पर्टिकुलर और गली मोहल्ले का भी लोकेशन भी बता रहे तो डेफिनेटली, और ये हो रहा है इन एंड अराउंड हर सर जगह। ये डेंटिस्टों में भी बड़ा होता है, आपको पता है? अच्छा, खास तौर पे जो एक्सरेज वगैरह के लिए भेजा जाता है ना, वो एक स्पेसिफिकली जगह पे भेजा जाता है। जी, अल्ट्रासाउंड के लिए भी ऐसे ही है। अल्ट्रासाउंड के लिए भी ऐसे, ऐसा ही है, अल्लाह दी कसम है जी, कि बिल्कुल चल होता रहा है, है ऐसे ही। माशरे च। और अल्ट्रासाउंड के अंदर रेडियोलॉजिस्ट के अलावा जिसने कोर्स भी नहीं ना किया हुआ, पर्टिकुलरली गायनेकोलॉजिस्ट, उन्हें एक स्क्रीन कहते नहीं, हम उसके स्कैन करते हैं जी, वो बात करके तो बता देती हैं। कई दफ़ा वो चीज़ें गलत निकली हैं जब आप काउंटर चेक करवाते हो उसके ऊपर भी। ठीक है, तो जहाँ तक लैब वाला तो ये तो गलत है। ये उस बंदे को ट्रांसफ़र होना चाहिए जो आप रियायत डॉक्टर को दे रहे हो, उस मरीज़ का भला कर दो, उसको 40 रुपए कम कर दो टेस्ट में, सवाब भी कम हो। सर यदि पकड़ किवें होनी है जी पकड़, एक तो यह पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ केयर कमीशन की आजकल टीम्स बड़ा ज़्यादा सरकारी अस्पतालों को विज़िट कर रही हैं यही क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वो आती हैं कि आपकी ये चीज़ें फॉल्टी हैं, एक नोटिस इशू करते हैं, फिर सील भी होते हैं। बाकी पकड़ क़यामत वाले दिन तो होनी ही है। सर कोई ऐसी टीचिंग हॉस्पिटल कोई जिसका टेस्ट का जो रिजल्ट है लैब का वो रिलायबल हो? मेरे ख्याल में सारी टीचिंग लैब प्रोफेसर्स की और असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर डॉक्टर्स के अंडर काम कर रही हैं। वहाँ एक मसला पता क्या है, आबादी हो गई है बहुत ज़्यादा, वहाँ लाइनें लगी होती हैं और रश के अंदर एक आध या 0.1% अगर कोई बाउंस बैक कर गई, लेकिन वहाँ पे भी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है कि कोई क्रिटिकल वैल्यू से कम नीचे अगर टेस्ट आ रहे हैं तो आप फ़ौरन इन्फॉर्म करो सीनियर को। तो सर ये भी तो हो सकता है इसी वजह से प्राइवेट लैब में भेजते हो डॉक्टर्स? नहीं, ये वजह नहीं है। अगर वही मैं बात करता हूँ, अगर सुबह के वक्त एक डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है तो वो सही है, तो क्या शाम के भी वही डॉक्टर वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो वो शाम को ठीक हो जाएगा अगर सुबह गलत था। तो अगर आपने कहा कि सुबह के वक्त से रिजल्ट सही नहीं आ रहा, सिर्फ मसला होता है कि आप मशीन्स देखें एक से एक बढ़ के, चाइना की मशीन भी अवेलेबल, जर्मन की भी हैं, अमेरिका की भी हैं। आप जितना पैसा लगा के मशीन लगाइए प्राइवेट वाले ने, उसमें से डबल कमाना भी तो है ना, उसने नफ़ा भी तो लेना। गवर्नमेंट ने तो पब्लिक देखें हेल्थ बेसिक नीड है, हुकूमत तो फ्री कोशिश कर रही है जितना हो सके हम करें,
वो मैन पावर भी अपना ला रही हैं, लेकिन एक आध अगर कोई पॉइंट आउट हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई यूजली कर लिया जाता है। ये हमारे अपने ही जो डॉक्टर साहिबान हैं ये सरकारियों के ऊपर इसलिए नहीं करते कि जी मैंने एक दफ़ा कराई थी, अगर एक बार कराई थी तो आप उसकी रिपोर्ट बैक कर दें कि जी आपकी गलती आई ये है। एक आखिरी सवाल ये ना रह जाए, मुझे बताइए जो सिटी स्कैन और MRI वाले जो महंगे टेस्ट होते हैं, आपको भी जी, पता है, जी, ठीक है, तो उसके लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो बाहर भेज देते हैं कोई प्राइवेट ऐसी लैब्स वगैरह में, और कहते हैं ये वहाँ से जाके कराएं, और बोलते हैं हमारी मशीन ख़राब है। वो ख़राब शराब कुछ नहीं होती, मगर ख़ास तौर पे ऐसी मशीनरी उस टाइम पे ख़राब हो जाती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये होती है अंदर से, सीनियर तो नहीं, कई दफ़ा देखा है सिर्फ कि महंगे टेस्टों पे क्यों ऐसे बोलती है? महंगे टेस्ट के अंदर मतलब उसका कमीशन ज़्यादा होगा ना। अगर किसी की लैब की तरफ रेफ़र कर रहे हैं कि MRI है फलाना वहाँ से करवा लो, आपकी अगर मशीन ख़राब है तो आप लिखें गवर्नमेंट को या इदारे को ये ठीक कर दें। हाँ। ठीक है, 6 माह से ख़राब पड़ी तो ठीक होनी चाहिए, और उस वक्त अगर ख़राब हुई है एक दिन के लिए तो आप उसको कह भी सकते हैं कि अगर एमरजेंसी नहीं है तो आप 3 दिन बाद करा लीजिएगा, जो सरकारी मशीन ठीक हो जाएगी। अगर एमरजेंसी नहीं है तो MRI की भी फ़ीस ज़्यादा है, CT स्कैन की भी ज़्यादा है, और इनकी मशीनें ख़राब नहीं होती। ठीक है, अमूमन जिस सरकारी का कहा जाता है तो वो अमूमन मशीनें हो सकती है मेंटेनेंस आपने ना कराई हो तो मशीन ख़राब हो भी सकती है, लेकिन उसके अंदर फ़ौरन किसी को रेफ़र कर देना कि एमरजेंसी अगर नहीं है तो आप बाहर ना भेजें। इसी तरह ये आपकी जो मशीन्स, मैं लैब्स की बात कर रहा हूँ, ये राउंड द क्लॉक चल रही होती हैं, राउंड द क्लॉक। आखिर में बस बिल्कुल हमारे पास फिनिश टाइम है, मुझे ये तो बता दीजिए कि कोई ऐसी कंप्लेन सेंटर जहाँ पर हम इनकी कंप्लेंट्स कर सकें, अगर किसी का टेस्ट सही नहीं आ रहा, रिजल्ट सही नहीं आ रहा, और बिल्कुल बंदा जो है ना इस टेस्ट की वजह से मरने वाला हो गया है, पहले उसी गलत टेस्ट की वजह उसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को करें, ठीक है, लेबॉरेटरी का जो सीनियर इंचार्ज है उसको करें, उसके बाद नहीं होता तो हेल्थ केयर कमीशन को कर दें, हेल्थ केयर कमीशन पंजाब को, बिल्कुल वो उसको रेक्टिफाई करेंगे, और ये गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी। थैंक यू सो मच सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, आपने बड़ी अच्छी हमारी रहनुमाई की है। आई होप कि आप लोगों को भी आज लैब टेस्ट के बारे में समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने, अगर हमारे साथ गलत कोई किया पांचा करता है तो हमने किधर जाके हेल्थ कमीशन पे जाके कंप्लेन करनी है। और वैसे आपको भी रिक्वेस्ट है कि जब आप ये सरकारी अस्पतालों में जाएँ तो फजूल के जो डॉक्टर ने टेस्ट दिए होते हैं बस वही किया कीजिए, अलग से इतने टेस्ट निकलवा के आप भी ना खड़ा हो जाया कीजिए। और डॉक्टर्स के साथ भी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को रिप ऑफ ना कीजिए, लोगों को प्लीज़ उनकी सेहत के हिसाब से देखिए। आज नहीं तो कल हमने जहाँ जाना है, जहाँ पे हमारी तैयारी है वो पूरी तो करके जाएं, क्या फ़ायदा उधर जाने का, क्या मुंह दिखाएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर हायर एजुकेशन के ऊपर, और हायर एजुकेशन के लिए जो इतनी फ़ीस हम लोग पे कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो आज इसके ऊपर बात करेंगे कि ये क्या वर्थ है इतनी जो फ़ीसेस हम लोग पे करते हैं, और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमें चार्ज करती हैं, और बाहर के ममालिक में क्या सिस्टम है, पाकिस्तान में क्या सिस्टम है, और हम किधर लैक करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं हायर एजुकेशन पे बात करने के लिए कि इज़ दैट वर्थ कॉस्ट, तारिक बनूरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स चेयरमैन HEC। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है तारिक साहब? तबीयत ठीक है? बड़ी नवाजिश, बहुत मेहरबानी जी। मुझे बताइएगा तारिक साहब, यहाँ से शुरू करते हैं कि हायर एजुकेशन इतनी महंगी क्यों है? व्हाई इज़ दैट वेरी एक्सपेंसिव? एक्चुअली अगर आप बाकी दुनिया के मुकाबले में देखें तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन तो महंगी नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे वेस्टर्न ममालिक को लें तो एक साल में एक स्टूडेंट का ख़र्चा जो है वो तकरीबन $20,000 से लेके $80,000 तक जाता है। तो $20,000 आप जब उसको ज़रब दें तो आपको पता है कि वो कोई 60 लाख रुपए साल के बनते हैं। तो मगर तारिक साहब एक बीच में बात, मगर ये आप देख लेना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पाकिस्तान की निस्बत जो है उसका खर्चा ज़्यादा है। मगर तारिक साहब एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप जैसे बाहर ममालिक के साथ इसको कम्पीट करके बात कर रहे हैं कि वहाँ के हिसाब से अगर पाकिस्तान की तालीम सस्ती है, तो ये भी तो देखें कि बाहर के ममालिक में लोग डॉलर्स में कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, और उनकी आमदनी और जो मंथली इनकम अगर आप कम्पीट करें पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा होती है। उस हिसाब से वो अपनी आमदनी के हिसाब से अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए नॉट दैट एक्सपेंसिव। ये आप ठीक बात कर रही हैं। इसीलिए
हमारा इंडिया भी ये है और दुनिया में भी दस्तूर ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन को सब्सिडाइज करती है। दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटीज़ को पे करती है ताकि वो अपनी ट्यूशन फीस कम रखें। परफेक्ट। हमारे यहाँ चूंकि पिछले 6 साल से 2018 से गवर्नमेंट ने बिल्कुल हायर एजुकेशन को इग्नोर करना शुरू कर दिया और उसके पैसे काटने शुरू कर दिए, तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ के पास और कोई ज़रिया नहीं था सिवाय इसके कि वो फीसें बढ़ाएं। सर हर इससे साल का पहले इजाफा हो रहा है, हर साल का इजाफा हो रहा है जी यूनिवर्सिटीज की फीस देखें में। ना, इशू ये है कि हायर एजुकेशन में ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसमें हायर एजुकेशन में जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तकरीबन जिसे हम कहते हैं टीचर स्टूडेंट रेशो 1:10 होता है, जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। 1:10 का मतलब है कि 10 स्टूडेंट्स के मुकाबले में अगर 10,000 स्टूडेंट्स हैं तो 1,000 प्रोफेसर हैं वहाँ पे। तो जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप देख लेंगे 1:10 के लगभग जो है उनका रेशो आता है, बल्कि उससे कम। जो दरमियानी उसमें होती हैं तो 1:20 के ऊपर आ जाती हैं। तो आप इसी चीज़ से हिसाब लगा लेंगे। आप, मैं बहुत सिंपल सी बात आपको कहता हूँ कि एक प्रोफेसर को जितनी आपने तनख्वाह देनी है, ठीक है ना, जितनी आपने तनख्वाह देनी है आप उसको 10 से डिवाइड कर दें तो आपको ट्यूशन का बुनियादी वो मिल जाएगा। दैट मीन्स कि अगर प्रोफेसर की तनख्वाह लेट से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीना है तो साल के 24 लाख हैं। अगर आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2,40,000 जो है वो ट्यूशन कहीं बनेगी। नहीं गया ऐसे ही बिल्कुल। हाँ, अगर ये सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर्स के अलावा जो है उन्होंने स्टाफ को भी हायर करना होता है, तो उससे फिर वो डबल हो जाता है, फिर बिजली पानी बाकी सब चीज़ें भी करनी होती। तो देखें, तो जब आप प्रोफेसर्स को अगर जो उनकी हैसियत है उसके मुकाबले में पे करें तो उसका खर्चा आता है। तो सर मुझे ये बताएं ना कि क्या ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्या उनका तालीमी म्यार भी उतना ही होता है हाँ देखें ना, जैसे फीस ले रहे हैं? असल असल मसला ये है जो आपने उठाया। जी। असल मसला ये है कि अगर वो फजूल में लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं और वो मयार की तालीम नहीं फराहम कर रहे तो फिर इसका क्या फ़र्क। यस। ठीक है ना। तो अब इशू यही है कि हमें चाहिए कि हम दो चीज़ों को देखें। नंबर 1 कि क्वालिटी मयार जो है वो बेहतर होना चाहिए और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत होनी चाहिए कि वो अपनी तालीम का मयार अच्छा रखें और फिर बेहतर से बेहतर करें। राइट। नंबर 2, लोगों के लिए एक्सेस फराहम करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडाइज करे। तो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ को पैसे दे उससे होगा ये कि उनको ट्यूशन नहीं चार्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पैसे गवर्नमेंट से मिल रहे हों। देखिए ना, यानी कुछ ममालिक ऐसे हैं जैसे यूरोपियन ममालिक हैं कि उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आता है साल का। मैंने जैसे बताया उनका 25-30 हज़ार डॉलर पर स्टूडेंट उनका खर्चा आता है। राइट। वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट देती। दैट मीन्स स्टूडेंट्स कुछ नहीं देते। ठीक है ना। अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में जो उनका खर्चा आता है वो चार्ज करते हैं। उनका कुछ 50, 60, 80 हज़ार तक जो है उनका साल का खर्चा आता है। वो स्टूडेंट से ट्यूशन चार्ज करते हैं, जिसको स्कॉलरशिप मिलती है वो मिल जाती है, एट्सेट्रा। ठीक है। दूसरे ममालिक में भी, चीन में भी, इंडिया में भी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करती है, तो वो कम पैसे चार्ज करते हैं, वो ट्यूशन कम चार्ज करते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ भी असूल यही था कि गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग करेगी और उससे जो है हम कॉस्ट को नीचे रखेंगे और ट्यूशन नीचे रखेंगे। सर अब ये जो गवर्नमेंट ने कोई 6 साल हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल छोड़ दिया है। उन्होंने, मतलब एक किस्म की एंटी एजुकेशन गवर्नमेंट्स आना शुरू हो गई। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि जी हमने पैसे नहीं देने। अच्छा। ठीक है। तो अब आप देखें 2017 में हायर एजुकेशन कमीशन को जो जितने बजट दिया जाता था 2024 में उतना ही बजट दिया जा रहा है। इसके बीच में इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तनख्वाहें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, स्टूडेंट्स की तादाद कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं बढ़ाए क्योंकि ये एंटी एजुकेशन गवर्नमेंट्स हैं। ऐसे ही ये है। तालीम के खिलाफ है।
ठीक है ना। ठीक है तो सर, एक ये हमें चीज़ हमें समझनी सर हमें चाहिए। एक ब्रेक दरकार है, उसके बाद हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसको आगे एलैबोरेट करेंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा मिलते हैं, देखते रहिए मॉर्निंग विद फिजा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हायर एजुकेशन वर्थ द कॉस्ट। अच्छा जी, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है। जी तारिक साहब। जी जी जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आला तालीम के बढ़ते हुए अखराजात जो हैं उसका माशरे पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। देखें, हर कोई अफोर्ड कहीं पे भी नहीं कर सकता, इसीलिए दो चीज़ें होती हैं, एक स्कॉलरशिप्स होती हैं और एक गवर्नमेंट वैसे सब्सिडाइज करती है। हमारे यहाँ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी और कुछ अरसे तक वो करते रहे, लेकिन अब कुछ अरसे से उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है हायर एजुकेशन को सब्सिडाइज करे। मतलब है बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई अगर हमारे यहाँ लेट्स से कि एक स्टूडेंट को एक साल तालीम देने पे एक यूनिवर्सिटी के 6 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 5 लाख रुपए वो यूनिवर्सिटी को दे दे, ताकि बच्चे जो हैं वो उसी तरह 10,000 रुपए महीने के हिसाब से जो है वो देते रहें। वाह, राइट। बिल्कुल। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब वो एक ज़माने में होता था कि जितना उनका खर्चा आता था उसके तकरीबन 3/4 गवर्नमेंट देती थी। अब कम होते 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 अब वो 10% रह गया। तो अब तो जब 10% रह गया तो तकरीबन 90% फिर लोगों ने खुद देना होता है। तो उसके फिर दो ही सूरतें हैं। एक तो ये है कि ये 2 नंबर की यूनिवर्सिटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हर जगह पे यूनिवर्सिटी बनाए जाते हैं, पैसे हैं नहीं और पैसे देने को तैयार नहीं है, और वो नाम की यूनिवर्सिटियाँ हैं, 2 नंबर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसमें कोई ख़ास तालीम नहीं होती और स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया होता है। तो ये एक एक रास्ता ये है कि आप क्वालिटी को कम कर दें, जो हम लोगों ने और हमारे मुल्क में हो चुकी। अच्छा, दूसरा ये है हाँ, दूसरा। गवर्नमेंट कमिट करे कि हम इसको सब्सिडाइज करेंगे ताकि गरीब बच्चों को आमदनी की वजह से वो तालीम हासिल करने में कोई दिक्कत महसूस सर ना। जैसे हम अखराजात की बात कर रहे थे, तो मुझे ये भी ज़रा बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन के अखराजात को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों होती है। नहीं देखें, ये हायर एजुकेशन सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है ना, सारी दुनिया में है। और ये मैंने आपको बहुत सिंपल सा फार्मूला बना दिया, आप खुद ही इसको बैठ के देख सकते हैं। 2-3 इसमें इश्यूज हैं। एक ये है कि टीचर स्टूडेंट रेशो कितना होना चाहिए। जितना ज़्यादा रेशो होगा, दैट मीन्स जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होगा, उतनी तालीम की क्वालिटी कम होगी। राइट। तो इसका मतलब ये आप भी, ये तो इसका मतलब ये भी होना कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं तालीम से ज़्यादा मुनाफा बनाने पर तवज्जो ज़्यादा दे रही है, ना कि क्वालिटी नहीं एजुकेशन नहीं पर। देखें, इस वक्त आपकी जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें फिर भी कुछ जान है, या जो नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कुछ अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हमारी, जैसे लम्स है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, हबीब यूनिवर्सिटी है, ये अच्छी यूनिवर्सिटी गिरदानी जाती। तो ये मुनाफे पे नहीं, ये बिल्कुल ब्रेक इवन पे चल रही हैं। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज तो तकरीबन बैंकरप्ट हो चुकी हैं, क्योंकि 6 साल से गवर्नमेंट ने पैसे उनको स्क्वीज करना शुरू कर दिया, वो तकरीबन बैंकरप्ट। तो ये कहना कि ये मुनाफा बना रही हैं, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। ये अलबत्ते बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के लोगों ने उसमें ज़बरदस्ती भर्तियां कराई, अपने भाई बंदों को उसमें लगवाया, तो उसके तरीके से उन्होंने उसको मज़ीद वीकन किया है हायर एजुकेशन सेक्टर। नहीं तो आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की तालीम और तहकीक के मेयार और आलमी रैंकिंग से मुतमईन हैं? आपको नहीं, लगता है यू आर बिल्कुल नहीं। सैटिस्फाइड? अच्छा। अच्छा देखें, मगर इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आलमी रैंकिंग जो है ये भी एक किस्म की गेम है, तो हमें इस गेम्स में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वो गेम भी है तो इस वक्त आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का मेयार जो है वो बहुत कम आ रहा है। लेकिन ये कोई चीज़, ये रॉकेट साइंस नहीं है। आपको भी पता है कि जैसे आप माशाल्लाह यंग हैं, आपने अगर कहीं पे दाखिला लेना है और आपको पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए, तो आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है। तो एग्जैक्टली। अगर रैंकिंग में लेट्स से कि कोई और यूनिवर्सिटी आगे आ जाती है,
जैसे आजकल कभी कभी मैं सुनता हूँ कि जी वो कोई मर्दान में यूनिवर्सिटी है वो आगे आ गई, या फला जगह कोई यूनिवर्सिटी है वो आगे आ गई। वो लोगों को पता है कि नहीं, ये ये सही नहीं है, सर ये ये कोई हमारे पास लास्ट मिनट रह है। गया, मैं ये पूछना चाहूँगी कि फिर किन मामलात में बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है आपको? थोड़ा सा ये आप सॉल्यूशंस की तरफ ज़रा आ जाइएगा देखिए ताकि 1 मिनट हमारा इस पे देखिए, elaborate हो जाए। बेहतरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो यानी वो लोग मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको एक लिहाज से साइड लाइन किया हुआ है। जी। तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देख लें कि जो लोग वाइस चांसलर बनते हैं या डीन्स बनते हैं, उनमें बहुत कम तादाद ऐसी है जो वाकई बेहतरी चाहती हैं। ज़्यादातर जो है वो अपना एक नौकरी गुजार रहे हैं। तो अगर कोई सीरियसली चाहे कि इसको हम बेहतर तरीके से कर सकें, तो एक तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि दुनिया में ठीक कोई है। तालीमी निज़ाम उस वक्त तक अच्छा नहीं हुआ हाँ। जब तक वो ऑटोनोमस ना हो, खुद ठीक है। मुख्तार ना हो। ठीक है ठीक है सर, ना? एक न्यूज़ ब्रेक है, अर्जेंट है, जो कि हमें लेनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी रहनुमाई का, थैंक आपकी गाइडेंस का। थैंक यू साहब। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, वेलकम बैक। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह का सेगमेंट मुझे लगता है अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। और ये रील आप संभाल के रख लीजिएगा, इसकी सोशल मीडिया पे भी आपको रील्स अवेलेबल हो जाएंगी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं नाज़रीन, पीछे से बेटा बंद कीजिएगा मेरा माइक, या तो मैं बोल रही हूँ पीसीआर पे आप लोग बोल लें बेटा। जी, दोबारा से इंट्रो देती हूँ मैं। अच्छा जी, आज का जो रील है हमारी शो की नाज़रीन, वो आप प्लीज़ सेव करके रख लीजिएगा, सोशल मीडियाज़ पे आपको अवेलेबल होंगी। और आज की जो ये टॉपिक है हमारी, जिसके ऊपर हम बात करने लगे हैं, वो आपसे रिलेटेड ही है, क्योंकि हमारे 90% जो लोग हैं वो उस चीज़ के ऊपर आ गए हैं कि हमने अपनी स्किन में, अपने फीचर्स में कुछ ना कुछ जो चीज़ें उनको पसंद नहीं आती हैं उसमें चेंजेस लेकर आने। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको लिप्स में चेंजेस चाहिए, उनको जॉ में चेंजेस चाहिए, अगर उनकी नाक ठीक नहीं है तो नोज़ जॉब करवाने हैं, ठीक है, अगर लिप्स बहुत पतले हैं तो उनको अपने फिलर्स करवाने, और अगर उनकी स्किन ढलक गई है तो उनको फेस लिफ्ट की तरफ जाना है। एंड पता नहीं जो हाई फैशन चीज़ें भी होती हैं, कैट आइज करवाना है और आईब्रो लिफ्ट्स करवानी है, जो जो चीज़ आपको लगती है और ऑल्सो द रिंकल्स के लिए जो बंदा क्या कर रहा होता है, यंग यूथ स्किन के लिए आप क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। हैं हमारे पास ज़बरदस्त डर्मेटोलॉजिस्ट, मगर हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि आज पूरी दुनिया जो है वो इन चीज़ों पे आ गई है कि जो सेलिब्रिटीज़ कुछ करवा रहे होते हैं, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे मुल्क से बाहर, जहाँ जहाँ के जो हम लोग जिनको फैसिनेट करते हैं, वो जो अपने फीचर्स में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, जिसकी वजह से एक बिफोर और आफ्टर डिज़ास्टर चेंज होता है, उसको देखने के बाद उनको भी दिल करता है कि हम भी इन चेंजेस की तरफ आके तो अपनी फीचर्स को इन्हांस कर सकें और हम अपनी ब्यूटी को खूबसूरत कर सकें। इसके ऊपर बात करेंगे। हम क्या करेंगे कि एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम आपके सामने पाकिस्तानी हो या फिर इंडियन हो या हॉलीवुड हो, इन सारे स्टार्स की हम पिक्चर्स लगाएंगे, और पिक्चर्स के साथ 1 बाय 1 हम ये बात करेंगे कि किसने क्या 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 चीज़ें जो हैं अपनी फीचर्स में और इन चीज़ों में चेंजेस लेकर आए, जिसकी वजह से उनकी ब्यूटी जो है मज़ीद इन्हांस हो गई, ताकि आप भी जब जाएँ कहीं कुछ कराने के लिए तो आपको पता हो कि आपने क्या कराना है, क्या सही रास्ता है और कौन सा सही तरीका है। जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है अरी, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, एंड वी कॉल हर द क्वीन। कैसी है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आज का टॉपिक ज़रा बड़ा डिफरेंट है, हाँ, मज़े और का। ये ख़ास ही हमने लोगों के लिए डिज़ाइन किया है। पहली बात मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को स्क्रॉल मत कीजिएगा, ना फिर इस तरह की चिट-चैट कीजिएगा कि हम किसी को तजलील कर रहे हैं या किसी की शक्ल पे बात कर रहे हैं। मेक श्योर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊँ बड़े खुल के, लोगों को बता देना चाहिए अगर कोई कुछ करता है और किसी को कुछ अच्छा लगता है, और किसी के लिए इतने, देखिए डिज़ास्टर चेंज सबको पता चल जाता है कि क्या क्या चेंज आया है, तो फिर अगर बता दें और किसी की रहनुमाई हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि कहीं जाके अपनी नाक बुरी तरह से कटवाएं और अपनी शक्ल ख़राब करवाएं, उससे बेहतर है अगर कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी कोई है जहाँ पे आपको मार्केट में पता है कि आपके साथ बेहतरी हुई तो किसी और की भी बेहतरी करवा दें, ठीक है? क्योंकि कोई अंधा नहीं होता, सबको पता होता है डिज़ास्टर चेंज, सही है ना? तो आज इसी के ऊपर शो है, और मैं तो अपनी आवाम के लिए शो करती हूँ, तो मैंने तो ये बताना है आज सारे जो जो लोग जैसी जैसी जिसकी कोई सर्जरी है, किसी की कोई, और अच्छा हर बात पे जो बात आ जाती है ना कि हल्का सा भी चेंज आता है तो लोग कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी कराइए। हाँ, इस पर भी बात कीजिएगा, प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है, क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पर बात हम जिनके बारे में भी करेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो हमारी कोई हतमी, मतलब वो हमने फ़ैसला दे दिया कि जी इसने ये किया या नहीं।
क्योंकि ये बीइंग लाइक अ स्पेशलिस्ट, ये हमारा आप कह लें कि हमारी राय है कि किसने क्या करवाया और क्या नहीं करवाया, तो उस पर जजमेंट ना करनी शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, और दूसरा ये कि बिल्कुल पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, बहुत कॉमनली हो रही है, और उसमें अब बेसिकली मसला कहाँ पर आता है कि प्लास्टिक सर्जरी के साथ जो डिज़ास्टर्स हो जाते हैं सर्जरी के साथ, वो फिर आमतौर पर परमानेंट होते हैं, उनको दोबारा से ठीक करना बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर ऑप्शन अब आजकल के दौर में आपके पास नॉन सर्जिकल ऑप्शंस इतनी अच्छी हैं। अभी जिस वक्त हम ये आपको दिखाएंगे भी डिफरेंट लोगों को, तो हम आपको ये बताएंगे कि जिनको लोगों को लग रहा होता है कि इन्होंने सर्जरी करवाई है, वो बेसिकली सर्जरीज नहीं है, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ माइनर प्रोसीजर से वो चेंजेस लेकर आए हैं। सोशल मीडिया पे तो यही लाइन पढ़ने को मिलती है, सर्जरी करा के चेंज हो गई है। नहीं, सोशल मीडिया में तो जिन्होंने लिप फिलर करवाया होता है उसको ये कह रहे होते हैं कि लिप्स में बोटॉक्स करवा लिया। सोशल मीडिया की क्या बात है? हाँ, मतलब इनको तो यही नहीं पता होता देखिए, कि सोशल botox मीडिया में और तो आप fillers अभी का निकालें, और सीरियसली अभी आप निकालें तो आपको मैं सबको कह रही हूँ कि आप निकालें कि क्या पानी पीने से किसी की डेथ हुई भी है तो उसमें वो भी आएगा। आप कुछ भी निकालेंगे आपको सोशल मीडिया पे सब कुछ मिलेगा, इसलिए छोड़ दें सोशल मीडिया से हर चीज़ आप पूछना, क्योंकि उसका वाली वारिस कोई नहीं है। ठीक है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कौन लिख रहा है, हर बंदा लिख सकता है, कोई उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकता। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं बेहतर है कि आप ज़रा उनके पास चले जाए, नहीं तो फिर इलाज भी सोशल मीडिया से कराएं। अच्छा, आप देखिए ये भी तो मसला हो गया ना, रीज ईट उठाओ तो डर्माटोलॉजिस्ट निकलता है, ईट उठाओ तो सर्जन निकलता है स्किन का। अब मुझे बता दीजिए कि कौन से सही लोग हैं, कैसे पता चलेगा कि इनके पास जाना है, इन लोगों से ये ट्रीटमेंट लेनी है? कुछ लोगों को तो पता ही कुछ नहीं होता बेचारों को। मेरे अपने ख्याल में बहुत आजकल के दौर में हर बंदे के हाथ में जहाँ फ़ोन है सबको पता होता है, जब आपका काम ख़राब होता है तभी तो आप उस बंदे के बारे में चेक कर ही रहे होते हैं ना कि ये क्या है, कौन है। इससे बेहतर है कि पहले अपनी रिसर्च कर लें। मगर बहुत से डर्माटोलॉजिस्ट, आपको पता है ये PR वाला सिस्टम आ गया ना, सेलिब्रिटीज़ को बुला के 2 मिनट उनके मुंह पे कार्बन लेजर करेंगे, हाँ, लोगों को ये शो करेंगे, तो ये तो हमारे पास आता है, जबकि तो क्लाइंट को पता ही कोई नहीं है कि सेलिब्रिटी को भाई आगे से 5 लाख पे करके बुलाया है कि भाई हमारे पास देखिए, कार्बन फेशियल भी मेरे पास बहुत सेलिब्रिटीज आती हैं, लेकिन वो कभी आपको नहीं दिखाने देती हैं अपना आप, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि वी आर नॉट पेइंग देम। ठीक है, तो वो आप पे करके तो आप किसी वो तो फिर आपका बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट है ना। अब अगर फर्ज करें आपको कोई साबुन के इश्तिहार में नजर आ रहा है तो वो उसने चाहे सारी जिंदगी ना इस्तेमाल किया हो, वो शावर जेल से ही नहाता हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मैं उस तो डॉक्टर एक के और पास बात जाएं। बोलूँगी, जो सेलिब्रिटीज़ दिखा रहे होते हैं ना, ये जितनी इनकी रील्स में चीज़ें होती हैं, मैं क्योंकि खुद मुझे पता है, हम खुद PR का डब्बा बेच रहे होते हैं, तो ये देखभाल के, ये नहीं कि किसी ने अगर आयजा ने पकड़ लिया है या फिर किसी फहद मुस्तफ़ा ने पकड़ लिया तो आप उसको देख के, और ये भी तो देखें पेड प्रमोशन हो सकती है, हो सकता है उनको, क्योंकि एक्टर एक्ट्रेसेस हैं यार, उनको तो ये चीज़ें मिलती हैं, वो तो है ही इसी काम के लिए कि उन्होंने प्रमोशन करनी है। तो यार आपको जो सूट करता है, आप पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, आप उसकी रिव्यू देखें, ये देखें, उसके बाद करें। डॉक्टर का काम जरूर देखें, उसके रियल पेशेंट्स, उसके, क्योंकि हर डॉक्टर के पास उसके रियल पेशेंट के रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीके कि आपका राइट है इसमें, कोई आप पूरी तरह डिस्कस करें, जितने मर्जी सवाल पूछें, और उसके बाद आप उस डॉक्टर से कहें कि मेरे प्रोसीजर से रिलेटेड आप मुझे बिफोर एंड आफ्टर अपने पेशेंट्स के दिखाएं। अच्छा, बहुत सी सेलिब्रिटीज़ जैसे अगर बहुत कुछ हल्का फुल्का या ज़्यादा कुछ भी करा भी लेती, किसी का कोई बहुत ब्लास्ट भी हुआ है बुरा कोई यहाँ पाकिस्तान में? पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी? वो तो बहुत कॉमनली देखिए, वो तो नज़र आ रहे होते हैं कि जिनकी सर्जरीज ख़राब हो जाती हैं बेचारे। मतलब अब जिस तरह आप अगर बॉलीवुड में से लें तो आयशा टाकिया, मतलब वो तो बेचारी का मेरा ख्याल कैरियर ही ख़त्म हो गया उसके बाद, तो वो हो जाते हैं। एक तो वो बल्कि भी थी ऑलरेडी, बल्कि के अलावा उसकी वो नो सर्जरी वगैरह, फिर ओवर लिप फिलर, वो हर चीज़ वो ख़राब हो गई। आपको मतलब जिस वक्त अब सर्जरी के साथ लोग जाते हैं जहाँ काम उनका ख़राब होता है, वो दोबारा ठीक होकर नज़र नहीं आ रहे होते। अच्छा, आजकल अच्छी खासी नाक होती है, ये पिग नोज निकली है, पिग नोज की तरफ चले जाते हैं ना। आई जस्ट हेट दैट। हर बंदे की एक जैसी नाक, भाई प्लीज़ मत बनाएं। नाक यहाँ से उठा देंगे यूँ। हाँ, हर बंदे की एक जैसी। मतलब ये पता नहीं क्या ट्रेंड है। और अब होता ही है कि बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ना, कुछ शहद लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो मतलब वो एक तो डॉक्टर्स भी वो कर रहे होते हैं, ऊपर से जाके पेशेंट्स भी ये कह रहे होते हैं हमारा ऐसे कर दें, हमारा ऐसे कर दें। भाई आपके अपने फीचर्स हैं, उनको एनहांस करवाएं, उनको खूबसूरती के साथ एनहांस करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान के फीचर्स बहुत प्यारे बनाए हैं, उनको कम्प्लीटली चेंज करने पे मत आए, काम वहाँ ख़राब होता है। चले जी, रेडी हो जाए।
क्योंकि एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम तस्वीरें चलाएंगे और तस्वीरों के ऊपर बात करेंगे। आपको पता चल जाएगा किसका सही काम हुआ है, किसका कोई डिज़ास्टर काम हुआ है, तो आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपने किस हद तक का काम करवाना है। ठीक है जी, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा, कॉल्स भी लेंगे। ओह माय गॉड नाज़रीन, वो वक्त आ चुका है कि जब हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे कि जब कोई सेलिब्रिटी जिनको देख के आपका दिल करता है कि हमारे अंदर भी चेंजेस आए, तो वो क्या चेंजेस होते हैं। वो माइनर से चेंजेस होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, जो भी होते हैं, मगर आपको आइडिया मिल जाएगा। तो हम अरीज भी हैं हमारे साथ, हम पिक्चर्स चलाते हैं, हमारे साथ रहिए, आपके कॉल्स भी शामिल करेंगे जी। पिक्चर्स लगाइएगा जी, लगाइए जी। अच्छा जी, इनका नाम है सिदरा बतूल। बिल्कुल। अच्छा जी, इनके आपको ये नज़र भी आ रहा है ऑलरेडी लिप्स बहुत अच्छे थे, लिप फिलर फिर भी किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आईब्रो लिफ्ट भी हुई है। अच्छा। और बोटॉक्स है, क्योंकि जिसकी वजह से ये जो फ्रोजन सी एक लुक आ रही है ना, हाँ, वो ओवर बोटॉक्स होने की वजह से होती है। बट बड़ा लेकिन माइनर सा मुझे लगता है। सर्जरी नहीं है, सर्जरी नहीं है, बट बड़ा माइनर सा, बड़ा अच्छा फिनिश के साथ है ना। आगे चलते हैं। मिशी खान, अच्छा इनका हुआ है काफ़ी कुछ हुआ है, डेफिनेटली बोटॉक्स तो है ही है। ओके। और ज़्यादा है बोटॉक्स आई गेस। बाकी जो है मतलब शी इज़ प्रिटी, नेचुरली शी इज़ प्रिटी। तो पूरा चिट्टा रंग है ऑलरेडी इनका, तो हाँ दूध जैसा। लेकिन इस एज में आपको मेरे अपने ख्याल में करवा लेने में हर्ज भी नहीं होता, लेकिन ये कि कोई प्रॉपर सर्जरी नहीं है उनकी। अच्छा, माइनर सी चीज़ें, प्रोसीजर्स हैं प्यारे। हाँ, वेरी नाइस। आगे चलेंगे। डेफिनेटली इनका वेट रिडक्शन तो था। सदफ कवल, हाँ जी, ये डेफिनेटली स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स तो है ही हैं, वेदर वो आपके लेज़र से भी हो सकते हैं, आपके इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा चीक की ऑगमेंटेशन है, यानी कि फिलर्स के थ्रू भी हो सकती है, वैसे थ्रेड से भी लिफ्ट किया जा सकता है। आईब्रो लिफ्ट फॉर द श्योर है, और फॉरहेड पे अच्छा, अब अगर किसी की जैसे इनकी बिफोर और आफ्टर वाली स्किन है, जो अगर यही वाली स्किन किसी की इस तरह की है, तो अगर वो इसी जो अब उनका स्किन टोन जो दिखाई दे रहा है, अगर इस स्किन टोन पे आना चाहते हैं, तो क्या ये सेफ है? क्योंकि बहुत से लोगों को तो डर इस बात का लगता है कि जिगर खराब कर देता है ये वाइटनिंग इंजेक्शन हो, या फिर वाइटनिंग लेजर्स वगैरह भी काम करता है वाइटनिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए लेजर्स भी होते हैं। लेकिन आपकी ये देखिए इतनी सेलिब्रिटीज़ हैं जो हर बंदे को पता है। अब आप काजोल को ही देख लें, उसका निकाल लें, कब से उसका है, मतलब टैन है, अब वो जिंदा है ना, बिल्कुल जिंदा है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप किसी सेफ हैंड्स में हैं तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी लग रही है सदफ कमल अब तो, बहुत ही। ये कौन है? सरवत गिलानी। इनका नोज़ की हुई है सर्जरी, और बहुत अच्छी हुई है। अच्छा। और इसके अलावा ये पाकिस्तान में इतनी अच्छी सर्जरी हो जाए, इनके तो हस्बैंड भी इनके हस्बैंड है, हाँ, प्लास्टिक सर्जन, और बहुत अच्छे यस बहुत अच्छे प्लास्टिक सर्जन है। अच्छा। तो बीवी का अच्छा काम ना हो तो फिर तो ज्यादती है ना। अच्छा। लेकिन ये कि बहुत अच्छा काम हुआ तो इनका क्या क्या हुआ? अभी पिक्चर ना हटाइएगा, एक मिनट, सरवत का मैं सरवत पीछे हो जाइएगा, सरवत का क्या सीन हुआ था? नोज तो डेफिनेटली है। अच्छा। अगर आप देखें ना, नोज का एक बहुत वाजिद फर्क है, लेकिन बड़ा खूबसूरत वाला, वो पिग नोज नहीं बनाई हुई ना। हाँ। वो बड़ा अच्छे तरीके से उसको किया हुआ है। जॉ लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ। चीक्स की ऑगमेंटेशन बहुत अच्छी है। बकल फैट को रिमूव किया हुआ है। अच्छा। और जैसे वो एंजेलिना जूली वाला, हाँ, वैसे है तो वो खुद भी दुबली पतली सी, स्मार्ट सी, ऑलरेडी वो बात है। देखिए हल्की सी एक्सरसाइज भी करे तो उनको तो वो खुद ही आ जाए, मुझे लगता है। शी इज प्रिटी, माशाल्लाह। हो सकता है एक्सरसाइज से ही आया हो। अच्छा, ये देखे जी, आयशा खान बड़ी हसीन, मैंने इनके साथ ड्रामा किया था मेहंदी, खूबसूरत तरीन, खूबसूरत इंसान, खूबसूरत सोल, मेरी आज तक की फेवरेट पर्सनैलिटीज़ में मेरी फेवरेट जो दोस्त है, वो मेरी सबसे प्यारी दोस्त हैं यही। मैं इनसे बहुत कुछ सीखती थी, बहुत प्यार है मुझे, और हसीन इतनी थी, मैं आंखें बंद नहीं करती थी इनको देखने के बाद। नहीं माशाल्लाह, मतलब और उसमें ये कि भी इनके प्रोसीजर्स भी जो हम देख रहे हैं, ये मैं 2001 की बात करा रही हूँ कि मतलब इतनी हसीन थी कि आंखें आप बंद नहीं करें, इतनी खूबसूरत। तो उनके देखिए बहुत माइनर से प्रोसीजर्स हुए हैं, मतलब उसी तरह चीक्स लिफ्टेड हैं, थोड़े से आईब्रोज लिफ्टेड हैं,
लिप्स में बहुत माइनर सा फिलर है। कोई भी सर्जरी वाला सर्जरी तो बिल्कुल है ही नहीं, हाँ। है ही नहीं। अल्लाह ताला ने वैसे ही लेकिन अगर आम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए सर्जरी करवा के ऐसे से ऐसे हो गई, भाई ये बात यहाँ करने का मकसद भी यही है कि किसी छोटी सी चीज के लिए सर्जरी नहीं करवानी पड़ती है। नॉन सर्जिकल प्रोसीजर बहुत ज्यादा हैं, बिल्कुल। ये फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स, इनसे ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। पीआरपी वाली स्किन ट्रीटमेंट्स और ये काम करती हैं, सही में करती हैं, क्यों नहीं करती हैं। और ये तो स्किन के लिए करनी चाहिए। और मेरी बात सुने, आम लोग हमारे पास जो आ रहे होते हैं, सेलिब्रिटीज तो 10% होती हैं, बाकी 90% तो घरेलू खवातीन होती है, आम लोग नहीं करवा रहे। तो आप सेलिब्रिटीज तो उनका तो काम ही, उनका तो प्रोफाइल आप देखेंगे तो आप वो अच्छे नजर आ रहे होंगे तो आप देखेंगे ना। एग्जैक्टली, हाँ। फिर अगर वो नहीं नजर आएंगे तो फिर आपने वैसे ही बेचारे को जीना देना, फिर आपने उसके नीचे कमेंट्स कर करके उसकी जिंदगी हराम कर देनी है, और फिर वो उसको तो अब भाई उनका तो हक बनता है, ऐसे ही है। आप कर रहे हैं तो उसको भी करना ये चाहिए। भी मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है खाना, ये भी बड़ी खूबसूरत है, वैसे बहुत प्यारी है। हाँ, इनके भी ये कि लिप फिलर है, इसी तरह फेस लिफ्टेड है, आपको बहुत साइड से मतलब उठाया गया, बहुत अच्छे तरीके से लिफ्ट हुआ है, आईब्रोज भी लिफ्ट हैं। अच्छा, ये जो नोज की साइड पे गाना की लाइंस आ रही हैं, एक बात थोड़ी सी ये भी क्लियर करूंगी, ये पहले की पिक्चर है और ये अभी की पिक्चर है। हाँ। अब फिल्टर जो है पेरिस आ गया है, आपको भी पता है, उसके ऊपर इंस्टा के ऊपर, तो ऐसे देखने में भी इनको है जैसे ये आम इंसान आपको है, मुझे ये इस तरह है। और वो जो दूसरी पिक्चर लगी हुई है उधर बिल्कुल यूं कहानी है, वो पेरिस वाला फिल्टर लग रहा है। हाँ, नहीं, आप बात दफा ये होता है कि जो सेलिब्रिटीज को आप देख रहे होते हैं तो उनकी फोटोशॉप भी होती है ना, फोटोशॉप भी तो होती हैं यार, और वो बिफोर आफ्टर की निकाले तो पहले फक्कड़ पिक्चर्स होती थी और अब जाहिर सी बात है एडिटेड पिक्चर्स बड़ी। अब पहले वो शादियों पे अजीब टाइप की वो निकाल के वहाँ की वो बेचारी कभी स्कूल कॉलेज के टाइम की किसी की निकाल ली, उसको किसी को ना कोई फैशन सेंस होती है ना उस टाइम वो होश होती है अगर कोई पढ़ रहा है तो, और इस टाइम पे आप निकाल के जो है ना वो जाहिर अगर किसी ने शूट करवाया तो उसके एडिट भी तो ही होंगे ना पिक्चर्स, ऐसे तो नहीं उन्होंने रॉ तो नहीं लगा दिया। एडिटर को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं फोटो शूट के बाद, पहले तो फोटो शूट किया तो कोडेक से पिक्चर निकलवा लो। बताएं आजकल बच्चों में, अब मेरी बेटी 7.5-8 साल की, वो स्नैपचैट के अलावा पिक्चर नहीं लेती। तो मतलब फिल्टर के बगैर कौन लेता है पिक्चर आम लोगों में से भी, ऐसे ही। तो अब मेरा ख्याल है हमें जो खासतौर पर मीडिया पे आने वाले लोग हैं उनको थोड़ी माफी दे देनी चाहिए। हाँ, नहीं, ये इनके लाफ लाइन्स इस तरह जिस तरह आम लोगों के होते हैं है ये सब। अच्छा, अब और ये हाँ, हदीका कियानी। अच्छा, हदीका कियानी का देखें, शी इज एजिंग बट वेरी ग्रेसफुली। अरे वाह, वेरी ग्रेसफुली, मतलब उसमें कहीं पर भी आपको ओवर कुछ नहीं लग रहा है। ये कहते हैं ना यार ये क्या कर लिया है, मतलब वो बंदा होता है ना कि ये आप इस तरह चल रहे हैं, और क्योंकि अच्छा अब ये वो लोग हैं जिन्होंने अचानक कुछ नहीं करवाया, इन्होंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीजें रखी हैं तो वो मेंटेन्ड भी लगी हैं, ठीक है, और वो खूबसूरत भी लग रही हैं। अब वो आपकी स्किन ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है ना आपको बूस्ट देती रही हैं, चाहे वो अच्छा कोई कोलेजन बूस्ट करवाया इन्होंने, कुछ किया है ऐसी कोई ट्रीटमेंट है? डेफिनेटली बोटॉक्स, फिलर्स, ये चीज़ें हैं, बहुत माइनर में है लेकिन मेनली बोटॉक्स तो है ही है, क्योंकि इस एज में आप रिंकल फ्री अदरवाइज तो हो ही नहीं सकते। इनकी स्किन बहुत प्यारी है, बिल्कुल अभी भी बेबी स्किन है। डेफिनेटली नो फेस लिफ्ट सर्जरी कोई नहीं है, सर्जरी कोई नहीं। हाँ, क्योंकि मासूमियत भी वैसी है, और मैंने इनको एक्टिंग करते देखा ड्रामों में, इनके सारे फीचर्स जैसे आईब्रोज, नोज, एवरीथिंग यू नो इज मूविंग प्रॉपर, इट्स नॉट विद द बोटॉक्स यू नो सेटल्ड, एवरीथिंग फ्रीज नहीं है कुछ। यू आर राइट। आगे चलेंगे, महविश हयात का फिलर तो है ही है लिप्स में, वो तो मेरा ख्याल है इसमें आप ये किसी लेमैन से भी पूछेंगे तो उसको पता चल रहा होगा। बाकी चीक्स में भी फिलर है, जॉ लाइन भी बनाई गई है, नोज़ की सर्जरी की पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ी बहुत हुई हुई है, अगर हुई हुई बहुत माइनर सी चेंजेस के साथ। फॉरहेड पे बोटॉक्स है, आईब्रो लिफ्ट हुई हुई है एंड दैट इज़ थ्रू बोटॉक्स। थ्रेड नहीं हो सकता क्योंकि थ्रेड पे फॉक्स आई बन जाती है तो वो नहीं है, लेकिन लिप्स का तो फिलर डेफिनेटली हुआ है, बट बड़ा अच्छा हुआ। मैं देख रही हूँ बड़ा अच्छा प्यारा चेंज। अगर आप वैसे पहले भी प्यारी लग रही है मुझे तो उसमें, लेकिन अगर आपको सूट कर रहा है तो क्या हर्ज है। मुझे पहले भी बड़ी प्यारी सी लग रही है, उसके बाद अब वाला देख रही हूँ तो जाहिर सी बात है मॉडर्न ज़माना है, उसके हिसाब से ज़रा मॉडर्न टच है ना। बिल्कुल। ये इंडियन एक्ट्रेस है वो वाली, मुझे तो तेरी लत लग गई, वानी कपूर। अच्छा वानी लिप फिलर है, फॉर द श्योर है। अच्छा, और चीक्स लिफ्टेड है। अच्छा, आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें चीक डेफिनेटली लिफ्ट आप देखेंगे, उसकी वजह ये होती है कि हाई चीक बोन आपको एक
ज़्यादा लिफ्टेड लुक देता है। Okay. कैमरे के अंदर आपका वो अच्छा आता है, और फिर उसके लिए आपको वो जो हाइलाइटर्स भी इतने इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, क्योंकि आपका फोकस आता ही आपके चीक बोन पे है। हाई लिफ्टेड हो जाता है। वाह, आगे चलेंगे जी। फिगर तो इनकी इतनी अच्छी है, अल्लाह, प्यारी लगती है। उमायमा मलिक। हाँ, लाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, जो कि खैर वो वाली पिक्चर मुझे लगता है कि बेचारी के फ़िल्टर लगा के ज़्यादा डार्क कर दिए। वो वाली फ़िल्टर लगा के ज़्यादा वैसे लाइट कर उमायमा दी भी है। बड़ी प्यारी है, हाँ, खूबसूरत वो है। प्यारी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ करवाया है, सवाए इसके कि उनके जो है ना आपको लगता है complexion- लाइटनिंग, कॉम्प्लेक्शन हाँ, वगैरह हाँ, पे काम है हाँ। बस, और बाकी फीचर्स वगैरह तो है ना। देखिए, माइनर बोटॉक्स वगैरह हर कोई करवाता ये है। जो लाइटनिंग वाली ट्रीटमेंट होती है, कितने को इंजेक्शंस के बाद आपको लगता है इस तरह का रिजल्ट आ जाता है, जैसे जो भी पिक्चर में आ रहा है? ये लंबा सिलसिला है। हमें जब लोग देख के आते हैं सेलिब्रिटीज़ को, तो ये 1 या 2 दिन की बात नहीं होती है। अच्छा। अगर आप बॉलीवुड के भी निकालें, तो जिस तरह उसकी काजोल की बेटी का देखें ना, हाँ ठीक है, सही है, बड़ी अच्छा है। अब तो देखिए ना, पहले मतलब क्या था उसका और अब क्या है। वाह, तो वो उसमें अगर अच्छा लग रहा है, लेकिन ये लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5, 6 इंजेक्शन से 30, 40, 50 वाला सीन होता है। वाह। अच्छा, मानूर बलोच बहुत हसीन, दुनिया की हसीन तरीन इंसान, आज भी खूबसूरत हैं, और ये मुझे लगता है ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप साथ साथ स्किन की ट्रीटमेंट्स लाइटर मूड बहुत में, जैसे आपने लाइटर, कहा। लेकिन ये इनकी लाइफस्टाइल अच्छा है। ये आई कैन बेट ऑन दिस कि बहुत शुरू से ये बंदी डेफिनेटली, मेरा नहीं ख्याल है कि ये शुगर इनटेक कर रही होगी या वो कार्बोनेटेड या आर्टिफिशियल चीज़ों, ये ऑर्गेनिक पे ज़्यादा होंगी, क्योंकि जो जिस तरह की एजिंग है, आपको होता ही है कि जब अगर किसी ने सर्जरी करवाई हुई है, तो एक और जगह 1-2 होती हैं, यानी कि जिस तरह आपके हाथ होते हैं, ये बाजुओं के होते हैं, ये आपको बता देते हैं कि अच्छा ये तो बूढ़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन चेहरा उठा हुआ है। अगर आप उनको ओवरऑल देखें ना, तो उनका सारा ही बड़ा खूबसूरत है। तो उन्होंने अपने आप को रखा ही बहुत अच्छे तरीके से। हानिया आमिर क्योंकि ट्रेंडिंग में भी है। हाँ, उनके बारे में आपको क्या लगता है? प्रोसीजर्स हैं। ब्रेक के बाद, रुक जाए, ब्रेक के बाद अब आपके जो कुछ ऐसे हम नाम भी यहाँ पर लेंगे, जो पिक्चर्स के अलावा भी हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ नामों के साथ आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि किस किस ने किस तरीके से अपनी लाइट ट्रीटमेंट्स ली हुई हैं, और वो आप भी ले सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हम आपको सामने सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आपने भी इस तरह के कुछ माइनर से टच करवाने हैं और अपनी फीचर्स को थोड़ा सा इन्हांस करना है, तो उसमें किस तरीके से, किस तरह से जाके आप, किस मिकदार में जाके आप ये काम करवा सकते हैं। अच्छा जी, हम फिर से ज़रा चलाएँगे कुछ पिक्चर्स और भी, और आपके साथ नामों के फिर उनको एलैबोरेट करेंगे। जी, ये कौन है? ये कौन है? हानिया। हानिया है। अच्छा, हानिया का पहले डिस्कस कर लेते हैं, रोक दीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। जी, हानिया की हाँ, डिम्पल प्लास्टी तो हुई हुई है, डिम्पल बना हुआ है, और अगर हम इस पिक्चर को देखें तो डेफिनेटली नोज़ की सर्जरी भी है, लिप फिलर भी है, और चिन फिलर है ही है, और चीक्स को भी लिफ्ट किया हुआ है, और आईब्रो भी अगर आप इनकी देखें, अगर आप नेक्स्ट पिक्चर पे आए जो अभी दूसरी ये दिखा रहे थे, तो आईब्रो लिफ्ट भी है। अगर आप अब इनकी आफ्टर वाली पे आए ना, तो उससे आपको पता चलता है कि ये वाली आई की यहाँ से उठा के वो शेप ही डिफरेंट की हुई है। अच्छा, ठीक है, इस साइड पे आप देखिए बहुत स्क्वायरिश उसमें आता है फेस, तो यहाँ से इधर फिलर है, ठीक है, ये चीज़ अंदर है, तो ये बोटॉक्स है जो आपके अंदर ले जाता है मैसेटर को। इस जगह को अंदर लेके जाने के लिए यहाँ पे बोटॉक्स लगता है। अच्छा, और ये चिन एलोंगेटेड है, तो डेफिनेटली ये चिन फिलर है। बड़ी प्यारी लगती है चिन इनकी, है ना? वो पूरी माशाल्लाह प्यारी लगती है। वो इस वक्त तो आप कह के देखें नहीं लगती, नीचे ये खूबसूरत सी गुड़िया, जापानी वाकई बहुत माशाल्लाह प्यारी लगती है। जापानी, चीनी, सारी दुनिया पागल हो रही है। हाँ, गुड़िया कहते हैं आप इनको। और वो चीनी के या फिर आटे के डब्बे में से निकालो, इतना प्यारा रंग भी है इनका, है ना? ये कॉम्प्लेक्शन जो है ना, वो डेफिनेटली पहले ही बहुत अच्छा था। गोरी तो ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन वो देखें, जो बंदा ख्याल रख रहा होता है वो नजर आ रहा होता है, ठीक है। और एक बंदा जिस समझदार भी है, बहुत समझदार है, दुनिया जिस पे आशिक हुई हो, उसका रूप तो वैसे ही बनता ही है ना। क्या बात है, खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। तो ये जो चिन है, ये तो उनको बहुत ही इन्हांस, बहुत खूबसूरत लग रही है। और मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जैसे कुछ लोगों की डबल चिन होती है, तो वो अगर इस तरह से चिन थोड़ी सी अपनी इन्हांस कराएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? उनकी डबल चिन भी कम लगेगी और फीचर्स में भी थोड़ा सा खूबसूरती आएगी। आजकल ये ट्रेंडिंग में भी है चिन का। हाँ बिल्कुल है।
मतलब हमें ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि किसी की नोज़ थोड़ा सा अगर वो ज़्यादा आगे है और चिन पीछे है, तो हमें साइड प्रोफाइल को ठीक करने के लिए हम उसके लिए भी चिन में फिलर डालते हैं, ताकि वो आपकी एक साइड प्रोफाइल भी आपकी बेहतर प्यारा हो। लगता है। हाँ, हाँ, और एक इसके एलोंगेटेड होने से, चिन के एलोंगेटेड, ये खूबसूरती की डेफिनेटली भाई आपका चेहरा है, आपको जिस तरीके से अगर हाँ। हल्के फुल्के जो चेहरे, ये कोई परमानेंट तो होते भी नहीं है वैसे भी, और ये अगर हर आपका दिल इंसान करे का तो अपना कराने राइट कुछ नहीं होता है। और इसको तो डिनाई करने की जरूरत भी नहीं है। ये है उसका राइट है भाई, उसका चेहरा है, उसकी जिसका मर्जी जो है। चेहरा है, जिसका जो दिल पैसे करता है, उसके हाँ। लग रहे हैं, पैसे चेहरा उसके उसका लग रहे है, हैं, मतलब तकलीफ आपके उसको, थोड़ा टाइम उसका, सब कुछ वो आपका थोड़ी कुछ जा रहा है। ऐसे। सादिया ना मैम जी। करवाइएगा। अच्छा, सादिया जी की ये जो शूट है ये बहुत पुरानी लगा दी है उठा के, और वो ऐसा लग रहा है कि अब आफ्टर जो है कोई ट्रीटमेंट हाँ। के बाद की, और वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। बड़ी खूबसूरत आकिफ इलियास का शूट है ये, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आकिफ की मेकअप, आकिफ के शूट होते थे सादिया जी पे। और ये सादिया जी मेरे ही शो पे आई थी, तारों से करे बातें, तो उसकी पिक्चर लगी है वो खुले बालों में। अच्छा, सादिया को अक्सर लोगों को लगता है कि उन्होंने आईब्रो का कुछ किया हुआ नहीं, उनका बहुत शुरू से, आप बहुत पुरानी पिक्चर्स भी सादिया माम की उठा लें तो आईब्रो उनकी ऐसे ही थी लोग ये हमेशा बात से। देखें, एक बात मैंने तो देखा है, लोग गलत भी बता देते हैं, हाँ। गलत बात करते हैं। सादिया जी की आईब्रोज ऑलरेडी बहुत पहले से हमेशा से हाई ही उसकी- लिफ्टेड हाँ, सी उसकी थी। हमेशा हाँ, से उनका थी। माथा थोड़ा सा चौड़ा था, हाँ। जो कि वो अपने माथे को कॉन्फिडेंटली कैरी करती थी और खूबसूरत लगती थी और प्यारा लगता था। लोग कराते थे उन जैसा माथा, एग्जैक्टली है ऐसे ना। ही। सबा कमर जी, नोज सर्जरी है, डेफिनेटली है। नोज सर्जरी तो सबा की हुई भी है, और मेरे अपने ख्याल में वो अच्छी लगती है, बहुत उसको प्यारी सूट कर लगती रही है, हाँ, हाँ। उसको सूट कर रही है। एवरीथिंग। और सबा का भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसने कोई डिजास्टर अपने चेहरे पे कोई ऐसा चेंज किया हो, तो दिस इज प्रिटी हाँ, एज वेल। exactly। खूबसूरत, वैसे भी खूबसूरत थी। फवाद खान, फवाद खान की भी नोज सर्जरी तो है। अच्छा जी। ठीक है, और बाकी ये कि देखिए अब जो उनकी एजेस हैं, हम बचपन से देख रहे हैं। अल्लाह खैर करे, आपको फवाद खान छोड़ेंगे नहीं इस बात पे, मैं आपको ये बात बता तो दूं। मतलब आप ये हैं? कि बोटॉक्स भी ना हो और फिलर भी नहीं, ना मैं हो और इधर ऐसे फवाद का कैसे- साथ दूंगी अरीज, खबरदार आपने ऐसी बात की। ये देख ले कि आपसे देखने में छोटे लगते हैं, बल्कि आपके बेटे लगते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, ज़बरदस्त मेरे पास मेहमान जो है वो मौजूद हैं। उनको हमने यहाँ पे मदऊ किया, ख़ास तौर पे पहलवानी के अखाड़े से जो है, आप समझे, हमने उनको बुलाया। रेसलर्स हैं और इनके बारे में मैं बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं, साउथ एशिया गेम्स, ठीक है, इंडो पाक गेम्स में पार्टिसिपेट्स कर चुके हैं, और पाकिस्तान में पहलवानी जो अखाड़ा है उसके ज़बरदस्त नामवर तीनों पर्सनालिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और कैसे पहलवानी का आगाज़ हुआ, कैसे किस तरीके से पहलवान बने, ये सभी बताएंगे हम आपको। और वैसे बता दूं, ये तीनों जो है ना, सगा खून है, सगे भाई हैं। हमारे पास जो मौजूद हैं वो हैं बिलाल अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है जी आपकी? ठीक है। अच्छा, और उनके साथ ये तशरीफ़ फरमा है सज्जाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है जी? और ये हैं तैयब रज़ा अवाम। कैसे जी? ठीक है अवान साहब, आप लोग फैमिली, अवान फैमिली है ना जी? तो आज हम आपके साथ सारे सवाल भी पूछेंगे कि पहलवानी के लिए क्या क्या काम होता है, कबड्डी कैसे करते हैं, और कबड्डी की ग़िज़ाएँ क्या होती हैं। क्या पूरा का पूरा बकरा खा जाते हैं ये इसके लिए, पहलवानी के लिए? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कुश्ती खेलते हैं। कबड्डी और कुश्ती में फ़र्क है थोड़ा सा। ये वाली कुश्ती? जी जी ये वाली ना, जो दंगल में आपने देखी होगी, दंगल में देखी थी, सुल्तान जी। मूवी में देखी होगी। हाँ। तो एक मैट पे होती है जो इंटरनेशनल स्टाइल है, और एक मट्टी पे होती है। अच्छा, बाकी आप जो मट्टी वाले, मैट वाले? दोनों खेलते हैं? दोनों स्टाइल खेलते अच्छा हैं। जी जी। और भाई जो बकरे वाली बात है वो खाते हैं? जी जी बिल्कुल, डाइट होती है, उस हिसाब से हमारा वर्कआउट भी होता है। जितनी हम कैलोरीज बर्न करते हैं उसी हिसाब से इनटेक करते हैं। अच्छा। खुराक को भी। तो ये सरदाई वगैरह भी पीते हैं? हाँ, सरदाई भी पीते हैं। हाँ। और अच्छी ट्रेनिंग भी साथ करते हाँ। हैं, तो इसी का कॉम्बिनेशन है पहलवानी। अच्छा, और ये जो कच्चा दूध होता है, ये कच्चे दूध में अंडे कच्चे डाल के अब नहीं, हम कच्चे अंडे तो नहीं डाल के, लेकिन ये है कि आजकल सर्दियां, तो सर्दियों में जो है हम देसी घी पीते हैं, दूध में डाल के, दूध में डाल ओए, के कच्चा। हाँ, उसमें लेकिन वो देसी उसमें घी ज्यादा। सैचुरेटेड फैट भी होता है, आपको क्या कहता है? हाँ, आपको तो हमारा चाहिए ही वर्कआउट है। ही बहुत ज्यादा है, तो बल्कि हमें तो फैट की जरूरत क्योंकि होती आप वो है। मसल गेन पहले कर लेते हैं, जब वो मसल गेन हो जाता है तो वहाँ पे सैचुरेटेड जो फैट है वो स्टॉक नहीं होता, वो इधर उधर कहीं और जगह देखता है जहाँ पे बर्न हो जाए। जी जी, ये बिल्कुल, लॉजिक exactly। लोगों को समझ नहीं आएगी, मगर मैंने बड़े काम की बात आपसे सही की है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मगर घर बैठा आदमी जो सोता पड़ा है, वो कहते हैं ना, सुत्ती पई नू जगाया माई, अगर वो सोया पड़ा है तो फिर
वो सैचुरेटेड फैट या देसी घी खाएगा तो मरने वाला हो जाएगा। इसी तरह। हरकत करने वाला बंदा जो है ना वो सैचुरेटेड फैट मतलब देसी घी खा सकता है। आइए जी, मुझे करके दिखाना है खड़ा यहाँ पे कैसे होता है। आप नहीं, मैं लड़ने नहीं लगी, मैंने आस्तीन ऊपर किए, सिर्फ ये देख लीजिए, आपने लड़ना भाई भाई लड़ाऊंगी मैं, ठीक है। मगर इधर आ जाइएगा ताकि कैमरास जो है वो फेसिंग कर सके और आप लोगों ने दिखाना है कि आप लोग कुश्ती इसमें कैसे- असल ना सबसे अहम जो है इसमें, जिसे आपने सुना भी होगा, पैंदड़ा, जिसका मजबूत है, यानी जिसका जो बेसिक है खड़ा होने का स्टाइल जो है रेसलिंग का वो मजबूत है, तो उसकी समझे रेसलिंग मजबूत मतलब पाव का जमा के खड़ा होना। जी बिल्कुल ओके। बिल्कुल। इसमें ये स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक ये, है। ओके। इसमें ये स्टैंडिंग पोजीशन है। सबसे पहले इस पे नेक पे आप ये हाथ रखेंगे, अच्छा। ठीक है। इसे फिर थोड़ा सा दबाना होता है। जैसे इसे दबाएंगे हाँ। तो इसका सर नीचे जाएगा, ये अगेंस्ट मेरे जोर लगाएगा, मैं नीचे लगाऊंगा, ये पीछे लगाएगा, तो मैं इसी तरह पीछे निकल जाऊंगा। ओके। पीछे जाके तो हम यहाँ से इसे और समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें नेक इंजरीज भी हो जाती हैं। और सर ऐसे नहीं चलेगा, एक स्टेप तो करके दिखाना है। ना गिराएं भले, मैं कहती हूँ ना गिराएं भाई आपका, मगर यार एक होना चाहिए जो उधर होता है ना मैदान में, इधर भी एक करके दिखाना है यार। उतार के घड़ियां अगर मसला कर रही हैं, दे मुझे घड़ियां, मैंने काफी घड़ियां लोगों की लेके भागी हूँ। हाँ आप भी उतार दें क्योंकि लग सकती वैसे है। भी आजकल बहुत मशहूर एक एक शॉट आपने दिखाना है आज लाइव, लोगों को पता चले। मैं गिरा तो नहीं मैं सकता। ना गिराना नहीं है, क्यों गिराना है? जी हाँ क्योंकि फ्लोर फ्लोर भी ऐसा, वाला जी, घड़ी जी। दे दे, मगर वो हाथ की हाथमपाई होनी है, प्रॉपर सही वाली करनी है, थोड़ी सी कुछ कुश्ती नहीं करके होता। चलें जी, ये गेम है, गेम है। कह लें कि हम आपके फैन भी हैं, बहुत तो शुक्रिया आपका एक नाम है। भाई, आपका प्यार है। आप जो जितने लोग बनना चाहते हैं, जो कुछ इसमें- करना चाहते हैं, बोले बगैर एक लड़ना है। जरा आपने आधे 1 मिनट की फाइट करनी है। यस 1 2 3 ओह माय गॉड, क्यों हारे भाई से? नहीं वो टेक्निक वो कर बहुत बड़ा रेसलर है, ये- हमसे अच्छा नहीं, वो पूरे पाकिस्तान से अच्छा है। अभी मैं कल नेशनल चैंपियन होके आया हूँ इधर गुजरांवाला आइएगा, इधर आइए, वो कैमरा नहीं, आप इधर ही रहे, मुझे बताएं किसके साथ मुकाबला करके आए? गुजरांवाला में। गुजरांवाला में फाइट थी जिसमें सेमीफाइनल था, क्वार्टर फाइनल में बहुत अच्छे लड़के थे। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से 25 ममालिक में पाकिस्तान को जाके रिप्रेजेंट किया हुआ है। बेशतर ममालिक से मेडल हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दुबई और नेपाल तो का। आप तीनों भाइयों में ये सबसे अव्वल पे? जी जी, हम 5 भाई बेसिकली, हम 5 भाई तो आप लोग की ट्रेनिंग भाई करते हैं? वालिद साहब करते हैं वालिद साहब हमारे, करते वो हैं। कोच है हमारे। और हमारे दादाजी के जो भाई थे, दादाजी का क्या नाम? मलिक रहमत अली अवान, उनके कजन थे। दीन मोहम्मद अवान, उन्होंने जी। पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल हासिल किया वाह, था वाह, 1954 और मैंने 97 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया नेशनल चैंपियनशिप में। और मैंने 10 दिनों में 13 kg अपना वेट कट किए हैं। तो ये क्यों करना पड़ा? 97 कैटेगरी में जाने के लिए। अच्छा, ये भी हाँ, criteria। 97 से नीचे होना चाहिए था वेट ना, तो मेरा ज्यादा था। तो महीने के कोई आपने 8-10 बकरे छोड़े होंगे। लेकिन वर्कआउट ज्यादा करना उन पड़ा लोगों के था। लिए क्या कहना चाहेंगे जो आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और इस तरह से रेसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता कि रेसलिंग करें, किसी भी गेम से वाबस्ता हों, चाहे वो कराटे करें, जूडो करें। ग्रिफन ग्राउंड अखाड़ा है हमारा मुगलपुरा के अंदर, और हम फीस भी ले हम जो है वो नौजवान नस्ल के लिए वर्क कर रहे हैं कि वो आएँ, आके हुनर सीखें और हेल्थी एक्टिविटीज़ में शामिल हुकूमत की तरफ से सपोर्ट होती है? जी, इंटरनेशनली जब हम जाते हैं तो वो हुकूमत ही हमें सपोर्ट करती है, और जब जीत के आते हैं तो इनामात भी देते क्या हैं। बात। लेकिन मैं एक पैगाम भी हुकूमत के लिए देना चाहूँगा कि जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, इनके अंदर जब नेशनल चैम्पियनशिप होती है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इसी हिसाब से जो इनामी रकम माइक उतार के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से भी दिया जाना चाहिए। कम से कम 10 लाख गोल्ड को देना चाहिए, सिल्वर को 5 लाख, ब्रॉन्ज को 3 लाख। इस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी चाहिए कि नेशनल चैंपियन होने पर भी इनामात दिए जाए, ताकि स्पोर्ट्स ज्यादा आपकी से बात ज्यादा सही है हो। और ये हमारे चैनल की तवज्जो से पहुंच गई। आखिर में जाते जाते हम सिर्फ वो एक्शंस करेंगे, मैं आपके साथ एक्शन करूंगी, कोई फाइट नहीं करेंगे, मगर सिर्फ हम एक्शंस करेंगे, ठीक है, जो आप लोग करते हैं, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं, सब पूरी जो नहीं चाहिए बेटा, हम लड़ने लगे तो हमें माइक दे रहे हैं। अच्छा चले जी, सिर्फ एक्शंस कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, क्या क्या एक्शन है, घूमते जाएंगे और एक्शन करते जाएंगे, ठीक है, ऑलराइट, ओके इस तरह ओके, ये वाला ऐसे पकड़ने के लिए होता है ये, ऐसे, ओके, ऐसे हाथ भी खींच सकते हैं, नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के और ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ओके, इस गर्दन को झटका दे के नेक लॉक भी करते हैं। नेक लॉक भी कर सकते हैं और बच भी सकते हैं ना, इसमें डिफेंस अल्लाह हाफिज़, मैं जरा एक्शन सीखने में थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है, जब फरहाद को मैं मारूंगा